सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे जनजातीय अधिकार और संविधान पर। देखेंगे जनजातियों के अधिकारों को बचाने के लिए या उनके मूल्यों को संरक्षित करने के लिए संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे बायो एथेनॉल पर। देखेंगे आखिर बायो एथेनॉल क्या होता है, इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले आप पूर्वोत्तर भारत का मैप देखिए। इसमें जो आप यह राज्य देख पा रहे हैं, इन राज्यों की एक कॉमन विशेषता यह है कि इन सभी राज्यों में जनजातियां पाई जाती, और जनजाति बहुल इस क्षेत्र में जनजातियों के बीच कई बार आपने संघर्ष की बातें सुनी हों। साथ ही साथ ये भी सुना होगा कि जिस प्रकार के सामान्य कानून हम उत्तर भारत के अन्य राज्यों या मैदानी क्षेत्र के राज्यों में हम देखते हैं, उसी प्रकार के सभी कानून आपको इन राज्यों में नहीं दिखाई देंगे। इसके पीछे कारण यह है कि जो जनजातीय समूह होते हैं, उनकी अपनी परंपरा, उनकी अपनी जो है कि संस्कृति होती है, जिसको वह कंजर्व करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है हमारे संविधान को। अर्थात ऐसा ना हो कि जो लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं, जो अधिक विकसित हो चुके हैं, वह ऐसा ना करें कि जो जनजातीय लोग हैं, समुदाय हैं, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा में हस्तक्षेप करें। तो दरअसल यह जो पूरा मैप आप देख रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है, इसलिए इसको जरूरी था आपके साथ शेयर करना। संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश या राज्य की सरकार का संचालन होता है। यहाँ पर राज्य से तात्पर्य क्या है, देश और राष्ट्र से है। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो राज्य का मतलब होता है किसी देश से। तो देश कोई भी हो, चाहे वह भारत हो, चाहे वह अमेरिका हो, या फिर कोई अन्य देश हो, सभी जगह जो संचालन होता है वह किसके द्वारा होता है, संविधान के द्वारा। और संविधान क्या है, नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज। आप कहेंगे अलिखित भी होता है, लेकिन मूलतः जो अभी वर्तमान स्वरूप में अगर देखेंगे, अधिकांश देशों की संख्या को देखेंगे तो आपको लिखित संविधान दिखाई देंगे। और संविधान को हम बोलते हैं वह उस देश का सर्वोच्च विधि है, अर्थात सुप्रीम लॉ है। जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, वो सबसे ऊपर है न्यायालय के मामले में, ठीक इसी तरह से विधियों के मामले में जो हमारा संविधान होता है उसको सुप्रीम लॉ बोलते हैं। और यही इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अब बनाई जाने वाली विधि या फिर कानून, कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा इन संविधान के मूल्यों से ऊपर नहीं हो सकता। अर्थात जो भी गतिविधियां होंगी उनके केंद्र में होगा हमारे संविधान का आदर्श। तो दरअसल संविधान को अगर हम समझें तो क्या है, एक दस्तावेज है। यह दस्तावेज गतिशील भी होता है और जीवंत भी होता है। तो आप कहेंगे जीवंत का मतलब क्या है, चलता फिरता है? नहीं, जीवंत का मतलब यह है कि इसमें दरअसल समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। अर्थात जब इसको जरूरत पड़ती है कि अब पुराना जो संविधान है उसमें कुछ नए तथ्य जोड़े जाएं, तो इसमें जोड़कर इसको गतिशील बनाया जाता है समय के अनुसार। और जीवंत इसलिए क्योंकि हर समय वो प्रासंगिक बना रहे, इसका मतलब
भी है। तो संविधान को अगर हम देखें, जैसे हम भारतीय संविधान को लेते हैं तो हम क्या दिखाई देता है, संविधान क्या है, एक किताब है, और किताब क्या है, वह कुछ भागों में बटा हुआ है और कुछ अनुसूचियों में डिवाइड है। अब कहेंगे ये भाग और अनुसूची का, तो जैसे आप देखते हैं आपकी किताब में कुछ यूनिट होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ उसके पैराग्राफ होते हैं। ठीक हमारी किताब में जो संविधान की किताब है उसको कुछ हमने बड़े बड़े भागों में विभाजित कर रखा है और फिर हमने कुछ अनुसूचियां बना रखी। अब प्रश्न आएगा कि आखिर अनुसूचियां क्या है। तो अनुसूचियां यह हैं कि दरअसल किसी एक संदर्भ में किसी एक चीज को लेकर सभी नियमों का उल्लेख जब एक स्थान पर कर दिया जाता है तो उसको अनुसूची कहते हैं। जैसे मैं आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूं तो अगर हम कहेंगे कि भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं, तो अब इसको कहां कहां खोजेंगे। इसको खोजने के लिए आपको प्रथम अनुसूची में जाना होगा और आपको पता चल जाएगा कि प्रथम अनुसूची में जिन राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों का नाम होगा वहीं राज्यों का क्या हो जाएगा, सभी आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। अगर ऐसे ही कहें कि आखिर जो भी हमारे मुख्य पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, कैग हैं, तो इनके आखिर जो वेतन भत्ते होते हैं वह कितने होते हैं, तो इसको खोजने के लिए आपको सबको अलग से नहीं जाकर पढ़ना, आप क्या करेंगे, दूसरी अनुसूची खोलिएगा, आपको इस पूरी सूचना मिल जाएगी। फिर ये होता है, आपने देखा होगा, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर न्यायाधीश हो, वो शपथ लेते हैं। तो शपथ जब लेते हैं तो आखिर कौन व्यक्ति किस प्रकार का शपथ लेगा, तो सभी के शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में हमने कर दिया है। ठीक इसी तरह से राज्यसभा के में जो सदस्य आते हैं, हर राज्य से अलग अलग संख्या आती है, लेकिन किस राज्य से कितना आएगा इसका उल्लेख हमने क्या कर दिया है, चौथी अनुसूची में कर दिया। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा यहां तक कि जो अनुसूचियां हैं दरअसल एक प्रकार की चीजों को क्या करते हैं, एक स्थान पर संकलित करते हैं। और भाग क्या हुए कि हमने संविधान को अलग अलग भागों में बांट रखा है। जैसे आप कहते हैं कि मूल अधिकार वाला भाग, नीति निदेशक वाला भाग, तो दरअसल भाग क्या है कि जहां पर आप ये कहते हैं कि हमारे अधिकारों को लेकर बात की गई, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मूल अधिकारों के अलावा अन्य भी अधिकार हैं, उनका अलग उल्लेख किया गया है। तो भाग क्या है कि हमने किताब को छोटे छोटे यूनिट में विभाजित कर लिया है, और अनुसूची क्या है कि एक प्रकार के एक जैसे दिखने वाले प्रावधानों को हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। जब मूल संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में भाग की संख्या बढ़कर 25 हो गई है और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अब देखिए हमारा जो फोकस होगा अनुसूचियों पर होगा, तो हमें इसे समझना है। जो 9वीं अनुसूची थी उसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें अर्थात 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। जो हमारे 11वीं और 12वीं अनुसूची थी उसको हमने क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि हमारे पास कितनी है, 12 अनुसूचियां। अब देखिए मैंने 3-4 अनुसूचियों का उल्लेख आपके कर दिया है और वो आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। हमें अब देखना है 5वीं अनुसूची, क्योंकि 4 अनुसूची तक की बात मैं कर चुका हूं। तो 5वीं जो अनुसूची है इसमें लिखा है कि यह अनुसूची का जो संबंध है इसमें बात की गई है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में। अर्थात जो भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे या जो अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन होगा उनके नियंत्रण से संबंधित इसमें बात की गई है। ठीक इसी से मिलती जुलती एक और अनुसूची है जो है 6वीं अनुसूची। तो जो 6ठी अनुसूची है इसमें कहा गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में इसमें उपबंध किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमें यहाँ पर 6वीं अनुसूची पर फोकस करना है, इसलिए जो राज्य आपके पास लिखे हुए हैं आप देख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा एक चीज और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इस समय 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों की संख्या कितनी है और साथ ही साथ उनके नाम कैसे। तो नामों का उल्लेख आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लगता है
कि उसमें जो है कि महाराष्ट्र है या तमिलनाडु है, तो महाराष्ट्र को आप MH लिख सकते हैं, तमिलनाडु को आप TML लिख सकते हैं, जो भी आप मुझे बताइएगा। अब देखिए, अब हमें बात करनी है टोटली जो है वह है आपके 6वीं अनुसूची पर। जब संविधान सभा में बातचीत चल रही थी, अर्थात हम संविधान सभा में बातचीत करके संविधान को एक नया रूप देने का प्रयास कर रहे थे, नया रूप का मतलब एक उसका फाइनल स्ट्रक्चर देने का प्रयास कर रहे थे, तो इसी समय पे एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का नाम था बारदोलोई समिति। तो जो बारदोलोई समिति कमेटी थी, इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि यह बता सके कि जनजातीय क्षेत्रों को कितनी स्वायत्ता दी जाए, वहाँ पर प्रशासन का स्वरूप क्या हो। तो जो ये बारदोलोई समिति थी, इसी के सिफारिश के आधार पर हमने क्या किया, संविधान में 6वीं अनुसूची को पारित किया, उसको शामिल किया। संविधान की 6वीं अनुसूची में जैसा कि मैंने आपको बताया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों के जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करते हैं। 6वीं अनुसूची में क्या ध्यान दीजिएगा कि यह 6वीं जो अनुसूची है, तो जो इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र होंगे उस पर प्रशासन कैसे किया जाए और वहाँ के जनजातीय लोगों के अधिकार क्या होंगे, इसको बताया गया है संविधान की 6वीं अनुसूची में। संविधान में अगर अनुच्छेद के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 244 का सब क्लोज 2 और साथ ही साथ आर्टिकल 275 का सब क्लोज 1 में इसके तहत प्रावधान किए गए। अब ये जो क्षेत्र होते हैं, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं जिनका उल्लेख मैंने आपको किया, तो दरअसल है क्या, यह यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, अभी भी इनको हम आदिवासी कहते हैं, जिनकी अपनी परंपरा है, रीति रिवाज हैं, और इसलिए यह उसी को बनाकर रखना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति का जीवन जीने का अपना तरीका है, तो इसमें यह तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब उसमें हम हस्तक्षेप ना करें। तो दरअसल हुआ यही है कि 6वीं अनुसूची में हमने इन राज्यों को शामिल करके यहाँ के आदिवासियों और जनजातियों को हमने यह अधिकार दिया है कि आप अलग थलग रह के आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और इसी के तहत क्या हुआ, 6वीं अनुसूची का हमने विकास किया। अब देखिए, मैंने नाम लिया आपको 4 राज्यों का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को क्या किया गया है, 10 स्वायत्त जिलों के रूप में, अर्थात ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमने क्या किया, इनको गठित किया है। अर्थात जो पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं राज्यों का, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र है, इन जनजातीय क्षेत्रों में जो राज्य आप नाम देख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को हमने क्या किया, 10 स्वायत्त जिलों में गठित किया है। स्वायत्त जिलों का मतलब यहाँ पर आसान शब्दों में समझिए तो इनके पास बहुत से राइट्स हैं जो इनकी स्वायत्ता, इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जरूरी। अब देखिए, 10 जो स्वायत्त जिले हैं वो कौन कौन से हैं। पहले अगर मेघालय में देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, पहला खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दूसरा है जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तीसरा है गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और मिजोरम में देखिए, आपको देखिए मेघालय में 3 मिल गए, फिर मिजोरम में देख लीजिए, मिजोरम में है चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिर उसके बाद है लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और फिर जो है कि मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, मेघालय, मिजोरम, और फिर इसी तरह से अगर असम में देखेंगे जो उनका नाम आपको लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर भी क्या जिले दिखाई देंगे, और त्रिपुरा में 1 जिला दिखाई देगा। अर्थात हमें यहाँ क्या पता चला कि मेघालय, मिजोरम और असम में जो है कि 3-3 जिले और त्रिपुरा में 1 जिला का विस्तार है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 10 जिले हैं इनको स्वायत्ता दी गई है। जब स्वायत्ता दी गई है तो प्रश्न आएगा कि आखिर किस प्रकार की स्वायत्ता। तो स्वायत्ता दरअसल क्या है, ये जो स्वायत्त जिले हमने बताए इनको राज्य विधानमंडल के भीतर स्वायत्ता दिया गया है, अलग दर्जा प्रदान किया गया है। अर्थात यह वह जिले हैं जिनको केंद्र सरकार ने कहा है कि इनको विधानमंडल के अंतर्गत थोड़ा स्वायत्ता दी जाएगी ताकि यह अपने मूल्यों को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। अब यह जो आदिवासी समूह यह स्वायत्त जिला परिषद है, जिसको हम कई जगह स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद अर्थात ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल के नाम से भी जानते हैं।
कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जो स्वायत्त जिला परिषद है या जो स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद है एक ही प्रकार का है। तो आप इसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कह लीजिए या फिर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, लगभग एक ही प्रकार की ये चीजें। तो इनको क्या है, किया गया है, इनको कुछ शक्तियां दी गई हैं और वह शक्तियां किसके अंतर्गत आती हैं, वह विधानमंडल को जो मिली हुई शक्तियां हैं उनसे अलग इनको शक्तियां दी गई हैं ताकि यह क्या कर सके, अपने हिसाब से कानून बना सके। अब जो भी संबंधित विधानसभा होगी या फिर संसद द्वारा भी अगर कोई कानून और अधिनियम पारित होता है तो वह यहाँ पर तब तक लागू नहीं हो जाएगा जब तक यहाँ के राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति, अर्थात संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति और जो है कि विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल इनकी अनुमति ना दे दें। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि जो भी कानून केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए हैं उसमें वो संशोधन कर सकते हैं या फिर बिना संशोधन के भी यहाँ पर लागू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने और उन्हें पुनर्गठित करने का अधिकार है। अर्थात जो मैंने आपको बताया 10 स्वायत्त जिले, उनको पुनर्गठित कर सकते हैं, अर्थात क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उनकी सीमाएं परिवर्तित कर सकते हैं, नाम परिवर्तित कर सकते हैं। यदि एक स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां हैं, मान लीजिए हमने कहा कोई एरिया और उसको हमने एक जिला बनाया, उसमें पता चलता है कि उसमें कई अलग अलग जनजातियां हैं, तो क्या हो सकता है, राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। अर्थात जो स्वायत्त जिला है वह कई स्वायत्त क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है और इसमें जो है कि 30 सदस्य होते हैं। 4 राज्यपाल द्वारा जो है कि मनोनीत किए जाते हैं और शेष जो 26 होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राज्यपाल की इच्छानुसार अपने समय पद पर बने रहते हैं। जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने क्षेत्र के अधिकार के तहत आने वाले, चाहे वो भूमि का मामला हो, वन का हो, नहर के जल का हो, स्थानांतरण जो कृषि की जाती है जिसको हम झूम कृषि भी बोलते हैं, स्लैश एंड वन की कृषि भी बोलते हैं, उसका मामला हो, ग्राम प्रशासन हो, संपत्ति का या उत्तराधिकार का मामला हो, विवाह हो, तलाक हो, यानी जो भी इनके सामाजिक रीति रिवाज हैं उनके तहत क्या करते हैं, ये कानून बनाने की शक्ति रखते हैं। लेकिन जब भी कानून बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने कानून बन गया, बना दिया, पास कर दिया, हो गया, नहीं, राज्यपाल की सहमति जरूरी है। और राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, किसका प्रतिनिधि माना जाता है, केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार ही क्या करती है, इन जिलों का पुनर्गठन करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या करता है, इस पर केंद्र सरकार यह देखता है कि इनके क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई कानून ना बन जाए जो इन क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या हो, कष्टदायक हो। इसीलिए क्या हो जाती है, इनको स्वायत्तता दी गई है कि आप कानून बना लीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके कानूनों के हिसाब से ही चलें, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो राज्यपाल के बिना अनुमति के, चूंकि कानून नहीं बन सकता, इसलिए आप कुछ गलत नहीं कर पाए। यह जो जिला और क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, ये जनजातियों के मध्य होने वाले मुकदमों, मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या ग्राम अदालतों का भी गठन कर सकते हैं। अर्थात एक प्रकार की न्यायिक शक्ति भी इनको मिली हुई है कि ये क्या कर सकते हैं, इनका गठन करके अपने रीति रिवाजों के हिसाब से क्या करते हैं, मामलों का निपटारा कर सकते हैं। साथ ही साथ यह मुकदमों या मामलों पर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र जो है के संदर्भ में राज्यपाल से बात कर सकते हैं और राज्यपाल क्या कर सकता है, इनके उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विषय में प्रावधान कर सकता है। यह प्राथमिक स्कूलों, औषधालयों, बाजारों या जो मछली पालन क्षेत्र होते हैं, सड़कें होती हैं, उनकी स्थापना, निर्माण और प्रबंधन का अधिकार भी रखती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे तो इनके जो अधिकार हैं लगभग ऐसे ही हैं जैसे राज्य को अधिकार मिले होते हैं। हालांकि राज्य के संदर्भ में काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं, उनके पास फाइनेंशियल के साथ साथ पूरा जो प्रशासनिक संरचना होती है वह होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। खैर, यह जो होते हैं आदिवासी, राज्यपाल की सहमति से क्या कर सकते हैं, गैर आदिवासियों के द्वारा जो ऋण और व्यापार किया जाता है उसके नियंत्रण पर भी कानून बना सकते हैं। आपने पुराने समय में देखा होगा कि क्या होता था कि जो गैर आदिवासी क्षेत्रों में जो धनाढ्य लोग होते थे वो पैसे बांट देते थे, जो साहूकार होते थे, और फिर एक शोषण प्रारंभ होता था। तो दरअसल ये जो स्वायत्त परिषद है, जिला है, स्वायत्त जिला है, ये क्या कर सकते हैं, इस संदर्भ में भी कानून बना सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बता
रहा हूं क्योंकि आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आखिर 6वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, क्या नहीं आता। अरुणाचल प्रदेश भी एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, लेकिन यह ना तो 5वीं अनुसूची में है और ना ही 6वीं अनुसूची में शामिल है। और यह जो है शासित होता है इस समय इनर लाइन प्रणाली के अंतर्गत। अर्थात यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पर जो अभी नियम है वह यह है कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट का नियम लागू है। इसका मतलब यह है कि देखिए, जनजातियों के अधिकारों के रक्षा के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि बाहरी लोग यहाँ पर प्रवेश ना करें। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम हैं, आप हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश में हमें जाना होगा तो जिस प्रकार हम देखते हैं वीजा बनवाते हैं, ठीक इसी प्रकार का एक हमें परमिट लेना होगा। हम बताएंगे वहाँ के प्रशासन को कि हम किस लिए जाना चाहते हैं, कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, वो परमिट पास करेंगे। तो इस तरह से जनजातियों के क्षेत्र में हमारा प्रवेश ना हो, इसके लिए इनर लाइन परमिट की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन इसको 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। अब यहाँ पर जो जनजातियां हैं इनके थोड़ा सा आप नाम समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये काफी आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पूछा जा सकता है कि आखिर कौन सी जनजाति यहाँ से है या नहीं। तो पहली जो जनजाति है वह है अपातानी। तो अपातानी भी लिखा मिल जाएगा हिंदी में, कहीं कहीं ये अपाटनी भी लिखा रहा है, तो दोनों मैंने लिखे। दूसरी जो जनजाति है वो है बुगुन, फिर है हासो, फिर है सिंगोफोस, फिर है मिसमिस। जैसे आपने मिसमी की पहाड़ियाँ सुनी होंगी ना, तो वही वाले। मोनपा, न्यासी, सेडुकपेंस, टैगिन, बानचोस, नोकटेक, योविन, मेम्बास और खामटी यहाँ की क्या है प्रमुख जनजातियां। अब यह जो जनजातियां हैं यह क्या कर रही हैं, अपने हिसाब से अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना चाहती हैं। और नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने अभी मांग की है कि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को या तो आप 6वीं अनुसूची में शामिल कर दो या फिर अनुच्छेद 371A के तहत इसको ला दिया जाए। अब देखिए, मैंने जब ये कहा कि इनकी मांग क्या है कि 6वीं अनुसूची में शामिल कर दो, तो दरअसल क्या है कि मैंने अभी जो 6वीं अनुसूची के आपको नियम बताए, ये सभी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं जो कि अभी तक इन्हें नहीं मिले हैं। या फिर ये कहते हैं कि अनुच्छेद 371A में हमें शामिल कर दो। अर्थात जो 6वीं अनुसूची है तो अनुच्छेद 371A है, इसका फायदा ये लेना चाहते हैं जिससे अपने मूल्यों, अपने अधिकारों की क्या कर सकें, रक्षा कर। इनके पीछे का तर्क ये है कि इससे क्या होगा, जब हमारे पास 6वीं अनुसूची के अधिकार होंगे तो हम अपने लिए कानून बना सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं, संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ऐसे नियम और कानून बनाने की शक्ति रखते हैं जिनका ताल्लुक या वहाँ पर रहने वाले जनजातियों से है और जिसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात 6वीं अनुसूची क्या है, एक कठोर प्रावधान है, और वो कठोर प्रावधान केंद्र और राज्य दोनों के लिए बाध्यकारी है कि जनजातियों के मुद्दे पर वो क्या करें, संवेदनशीलता बरतें, और साथ ही साथ कोई ऐसा कानून ना बनाए जो उनके अगेंस्ट में। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए जो कि अभी तक मिले नहीं है। दरअसल यहाँ पर लंबे समय से जो यहाँ की जनजाति हैं उसमें से बहुत बड़ा समुदाय ये कह रहा है कि चूंकि हम विकास की मुख्य धारा में भी शामिल नहीं हो पाए हैं और ना ही हमारे यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों का विकास हुआ है, तो विकास कैसे होगा जब हमारे ही प्रतिनिधि, अर्थात जब हम स्वायत्त जिले बना देंगे तो जब हमारे ही प्रतिनिधि क्या होंगे, चुने जाएंगे और उनके पास अधिकार होंगे, तो अपने आप वो क्या करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, और इस तरह से क्या होगा, विकास ज़्यादा पाए। अब आप कहेंगे ये काम तो राज्य सरकारें भी कर सकती हैं, लेकिन राज्य सरकारें क्या होती हैं, जनजातीय मुद्दों पर हस्तक्षेप करने से बचती हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से प्रशासन चला लेंगे, आप हमको 6वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। जब तक हम उनको 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं करते तब तक जो अधिकारों की लड़ाई हो समाप्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। फिर उन्होंने कहा कि या तो हमें तो 6वीं अनुसूची की जितनी विशेषताएं मैंने बता दें। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि अनुच्छेद 371A में हमें उसको शामिल कर दीजिए। तो देखिए, अनुच्छेद 371A कहता क्या है, यह कहता है कि नागालैंड के मामले में नागाओं की धार्मिक सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, नागा परंपरा कानून के अनुसार फैसले से जुड़े जो दीवानी और फौजदारी न्याय संबंधी मामले हैं, भूमि है और या उसके अन्य जो संसाधन हैं, उनके
स्वामित्व और हस्तांतरण के संदर्भ में संसद के जो नियम हो लागू नहीं होंगे, और साथ ही साथ यह तभी लागू होंगे जब राज्य विधानसभा इसे पारित कर दे। तो अब देखिए अनुच्छेद 371 कितना कठिन है। यह क्या कहता है कि संसद कोई कानून बनाती है और उन कानूनों का संबंध यदि हमारे धार्मिक सामाजिक परंपराओं से है, हमारे पारंपरिक कानून से है, या फिर जो हमारे दीवानी और फौजदारी के जनजाति मामले हैं उनसे है, या फिर भूमि और किसी अन्य संसाधन के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है, तो संसद का कानून तब तक पास नहीं होगा या यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा जब तक यहाँ की राज्य विधानसभा इसे पारित ना कर दे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इनको एक स्पेशल राइट्स मिला हुआ है कि संसद के कानूनों को भी यहाँ की जो विधानसभा है उसे पारित करना, उसको अनुमति देना अनिवार्य है। तो अगर ये भी हो जाता है तो इससे क्या पता चलेगा? इससे यह पता चलेगा कि इनके पास वो सभी अधिकार हैं और कोई इनके अधिकारों का तब तक दुरुपयोग नहीं कर सकता, या फिर जो है कि इनके ऊपर कोई ऐसा नियम नहीं बना सकता जो इनको पसंद ना हो। क्योंकि अगर संसद कोई कानून भी बना देती है तो यहाँ के विधानसभा के अनुसार ही क्या करना होगा, उसे पास किया जा सकता है या फिर उसे हटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह अनुच्छेद 371 क्या कहता है कि राज्य में भूमि संसाधन, जनजातियों के मुद्दे, उनकी परंपराएं, उनके दीवानी प्रक्रियाएं, उनके कानूनी प्रक्रियाएं, सभी चीजों पर उनका क्या है, नियंत्रण है। तो अब यहाँ के जो जनजातीय समुदाय हैं उन्होंने कहा है कि हमें या तो आप 6वीं अनुसूची में शामिल कर दो या फिर जो है कि अनुच्छेद 371 के तहत या 371 में क्या कर दो, शामिल कर दो। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पर जो बायो एथेनॉल से जुड़ी हुई। एथेनॉल जल रहित एथिल एल्कोहल है जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C2H5OH। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, PDF आपको सही करके मिलता है। तो इथेनॉल क्या है कि एक तरह का जो है कि एथिल एल्कोहल है। तो जैसे हमने शराब की बोतल जो देखी होगी ना, ठीक इसी प्रकार का क्या होता है, एक केमिकल प्रोडक्ट होता है और इसका जो प्रयोग होता है वह क्या होता है, हम जैसे एल्कोहल को तो लोग पीते हैं, लेकिन इसी तरह से जब क्या करते हैं, यह जो एल्कोहल जैसा ही दिखने वाला पदार्थ है जो जल रहित है, उसको हम क्या करते हैं, जब गाड़ियों में यूज करते हैं तो यह ईंधन के रूप में काम करता है। और जब ईंधन के रूप में काम करता है तो इसको हम क्या करते हैं, यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, फ्यूल के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम कहें कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ हों जिसमें क्या है, स्टार्च ज्यादा हो, जैसे गन्ना है, मक्का है, गेहूं है, तो इनमें अगर इनसे हम क्या करें, इनके रस को निकालें तो उसमें से क्या मिलेगा, हमको एथेनॉल मिलेगा। और चूंकि जो गन्ना है, मक्का है या जो अन्य कृषि अपशिष्ट हैं वह जैव पदार्थ हैं, तो इस तरह से यह क्या हो गया कि जो जैव पदार्थ से निकलने वाला एथेनॉल है इसको हम बायो एथेनॉल कहते हैं। और यह बायो एथेनॉल किस रूप में प्रयोग होता है, यह ईंधन के रूप में होता है और इसी को हम जैव ईंधन के रूप में देखते हैं। अब होता क्या है, जो इथेनॉल होता है इसमें जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ईंधन में ही हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए हमने पेट्रोल लिया, पेट्रोल में हमने क्या किया, इथेनॉल मिला दिए, वह बायो इथेनॉल है या फिर सामान्य प्रकार का इथेनॉल है। तो हमने जब इथेनॉल को पेट्रोल में मिला दिया तो इथेनॉल के में क्या है, ऑक्सीजन घुला हुआ है, पेट्रोल के साथ वो इंजन में जाएगा। तो जब क्या होता है, जहां पर जिस इंजन के जिस भाग में पेट्रोल जलता है, यदि वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो क्या होता है, पेट्रोल पूर्ण रूप से जल जाता है। और जब क्या होता है, पेट्रोल पूर्ण रूप से जलता है तो इससे जो वहाँ पे उत्सर्जन होने की, जो प्रदूषक तत्व बाहर आने की धुएं के माध्यम से संभावना है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, पेट्रोल या कोई भी आप लिक्विड देखिए पूरी तरह से नहीं जलता तो धुआं ज़्यादा देता है। तो दरअसल इथेनॉल क्या है, न सिर्फ एक प्रकार का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, बल्कि क्या है, ये पेट्रोल है या जो भी गैसोलीन है उसको पूर्ण दहन में भी क्या होता है, उपयोगी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वर्तमान समय में कई देशों में इसे गैसोलीन में मिलाया जाता है, जिससे न सिर्फ प्रदूषण में कमी आती है बल्कि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी क्या होती है, कम होती है। जनवरी 2003 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा
5% इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अर्थात ईबीपी को प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि हम क्या करेंगे, पेट्रोल में क्या करेंगे 5% इथेनॉल मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो पेट्रोल इंजन में जाता है वो पूरी तरह से जल जाएगा, उसका जो है कि जो पदार्थ निकलते हैं, जो उत्सर्जक मटेरियल निकलते हैं, पोल्यूटेंट निकलते हैं, वो भी नहीं निकलेंगे। और साथ ही साथ जीवाश्म में जो हमारे ईंधन है, चाहे वह हमारा क्रूड ऑयल हो या अन्य सोर्स हैं, उस पर हमारी निर्भरता क्या होगी, कम हो गई। वर्तमान समय में यह कार्यक्रम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर संपूर्ण देश में क्या है, लागू है। और संपूर्ण देश में लागू होने का मतलब यह है कि पूरे देश में क्या कर रहे हैं हम, जो पेट्रोल है उसमें 5% बायो एथेनॉल को मिश्रित कर रहे हैं। अब जो बायो एथेनॉल को हम मिश्रित कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करते होंगे हम, जो कंपनियां हैं इसके लिए, वह कंपनियां क्या करती होंगी, खरीदती होंगी। तो देखिए जो बायो इथेनॉल की खरीद होती है वह सरकार द्वारा तय कीमत पे की जाती है, अर्थात जो भी तेल विपणन अर्थात तेल की मार्केटिंग करने वाली कंपनियां हैं तो वह इथेनॉल अगर मान लीजिए किसी चीनी मिल से प्राप्त करती हैं या किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करती हैं तो उनको कौन सी कीमत अदा करनी होगी, जो सरकार द्वारा तय किया गया है। अर्थात सरकार क्या करती है, इथेनॉल की कीमत तय करती है। अब ये देखिए जो इथेनॉल का यह प्रारंभ किया गया था वर्ष 2003 में, इसके तहत अब यह कहा गया है, जो इसकी वजह से यह चर्चा में है कि वर्ष 2022 तक पेट्रोल में जो हम अभी तक 5% इथेनॉल मिला रहे थे, हम 10% बायो एथेनॉल को मिश्रित करेंगे। और वर्ष 2030 तक यह जो हमने 10% का अभी टारगेट फिक्स किया है इसको बढ़ा देंगे और 20% तक हम मिश्रण करेंगे। अर्थात जो 2003 की जो पॉलिसी थी उसके तहत अभी तक हम 5% प्रयोग कर रहे हैं। अब कहा गया है कि वर्ष 2022 तक हम 10% प्रयोग करने लगेंगे और 2030 तक हम क्या करेंगे, 20% इथेनॉल को मिश्रित करेंगे। अब इससे क्या होगी, जैसे कि मैंने बताया कि इथेनॉल को वो पूरे देश में जब मांग हो रही है तो इसका हमें क्या करना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमें जो जैव अपशिष्ट हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो अभी जो हमारे यहाँ बायो इथेनॉल है इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, अर्थात जितनी मांग है उसकी मांग की तुलना में आपूर्ति क्या है, कम है। और कम इस वजह से है क्योंकि दरअसल हम अभी बहुत बड़े एरिया को ऐसे कृषि पदार्थों अपशिष्टों के अंतर्गत नहीं ला पाए हैं जिनसे हम क्या करें, बायो इथेनॉल बना लें। अगर हम देखें तो चीनी मिलें क्या करती हैं, इसके उत्पादन का प्रमुख सोर्स है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो हमारी कुल मांग का लगभग 57% भाग ही क्या करती हैं, कवर करती हैं। बाकी जो हम बायो इथेनॉल बनाते हैं वो बहुत छोटे छोटे यूनिट में बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, अभी डिमांड इसकी ज़्यादा है। प्रश्न आएगा आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक कारण तो यह है कि जो कृषि अपशिष्ट है वह आसानी से नहीं मिलता। दूसरा, इसकी जो कीमतें होती हैं वो सरकार तय करती है। सरकार तय करती है तो यहाँ पर मुनाफा लेने के जो चांसेस हैं वह क्या हो, कम हो जाते हैं। और जब सरकार कीमत तय कर रही है तो भविष्य में उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए इसकी भी संभावना कम होती है। और जब इसकी संभावना कम है तो जो इन्वेस्टर हैं वह क्या करेंगे, उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे। अर्थात अगर सरकार क्या कर दे, अपनी जो कीमत निर्धारण की प्रक्रिया को ओपन कर दे, पारदर्शी कर दे और सभी लोगों को कह दे कि आज ये कीमत है, 4 साल 5 साल बाद इतने % इंक्रीमेंट होगा, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में निवेश हो। जब तक इस क्षेत्र में निवेश नहीं होगा तब तक क्या होगा कि हम ये जो बायो इथेनॉल है इसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। आपको यह पता ही है कि हमारे यहाँ सैकड़ों टन जो कृषि उत्पाद हैं, चाहे वह खोई के रूप में हो या फिर जो है कि सब्जियों के रूप में हो या किसी चीज़ में, अर्थात जिसमें भी स्टार्च पाया जाता है उससे हम बायो इथेनॉल बना सकते हैं। लेकिन वो सड़ गल के बर्बाद हो जाता है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए लोगों का कहना है इसके समाधान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, जो अपशिष्ट डिपो हैं, यहाँ पे डिपो लिख दिया गया, गलत है, टाइपिंग एरर है। तो अपशिष्ट जो डिपो है अर्थात वेस्टेज डिपो का हम निर्माण कर सकते हैं और वहां पर जितना भी अपशिष्ट निकलता है वहां पर एकत्रित करें और फिर उसको हम क्या करें, बायो एथेनॉल के रूप में प्रयोग करें। अगर हम ऐसा करने लगते हैं तो इससे क्या होगा, जो किसानों की जो फसल या जो चीजें बर्बाद हो जाती हैं और उससे अगर बायो एथेनॉल मिल सकता है तो उनका नुकसान हुआ सामान भी क्या होगा, हम उपयोग कर लेंगे, उनको आय का कुछ सोर्स मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, जो किसानों की आय
को हमने वर्ष 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा है, उसको भी हम प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि कोविड-19 के समय अगर यह टारगेट देखा जाए तो क्या जो है कि वर्ष 2022 तक हम इसको प्राप्त कर पाएंगे, थोड़ा सा कठिन महसूस होता है। कारण यह है कि इस समय जो सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र है, आपका कृषि क्षेत्र भी है और बाकी जो लघु उद्योग हैं वो भी हैं। और यह जो हमारे लघु उद्योग हैं उसमें हमारी कृषि सेक्टर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुल मिलाकर बायो इथेनॉल इस समय चर्चा क्या है कि जो हम अभी 5% कंटेंट मिला रहे थे, अब उसको हमें आगे चलकर 10% और फिर क्रमशः फिर उसको क्या करना है, 20% करना है। लेकिन बायो इथेनॉल को लेकर अभी चुनौतियां हमारे देश में काफ़ी हैं। जब तक इनका समाधान नहीं होगा तब तक हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।